मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सीरीज हो जाती है राजन सीरीज। इसमें जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है साइंस यानी कि विज्ञान, इसके क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। उससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको कंप्लीट किया। उसके बाद आप लोगों के स्टार्ट हो गए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आज ये सेकेंड क्लास है। सो आप लोग उन क्लासों को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम चीज़ें क्या करते हैं स्टार्टिंग से समझते हैं, बिना स्किप किए हुए चीज़ों को समझते हैं, तो चीज़ें हमारी ज़्यादा समझ में आती है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होती है ना। यही तो होता है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग उन वीडियोस को भी देखें, क्लास को अटेंड करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं हम लोग आज के सेशन का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वैसे आपके सीरीज के अकॉर्डिंग तो 31st क्वेश्चन है, लेकिन आज के सीरीज के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है। तो इसमें आपका हो जाता है रुधिर प्लेटलेट्स, ये आपकी क्या करती हैं, तो सहायता करती हैं। और आपका है हीमोग्लोबिन क्या है कार्य बताएं। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है जो हमारा जो रक्त होता है ना, तो वो जो रक्त होता है यानी ब्लड होता है, उसका जो रेड कलर होता है, जो लाल रंग होता है ना, तो वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन वो रंजक पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है, और मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त का जो लाल रंग है वो किस वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है धमनी तथा शिरा में अंतर बताएं। तो धमनी तथा शिरा में अंतर यानी इसमें क्या कर रहे हैं कि अंतर पूछ रहे हैं। तो धमनी क्या होती है और शिरा क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। तो समझ लेते हैं। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। यानी क्या होती है, जो धमनी होती है ना हमारे शरीर में, वो क्या करती है, जो ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, जो हृदय होता है उसको हृदय से और अंगों तक पहुंचाते। भाई हमारे शरीर में क्या है, रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त भाई एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो प्रवाहित होता रहता है ना। तो वही चीज कह रहे हैं। तो धमनी जो है वो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, और जबकि जो शिरा होता है वो रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, इसमें क्या अंतर है कि जो धमनी है वो क्या करती है, वो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, और जबकि शिरा क्या है, तो रक्त जो है उसको जो है अंगों से वो क्या करता है, हृदय तक पहुंचाता है, यानी उसका अपोजिट करता है। इस तरह से आप समझ लें। अगर एक चीज को आप याद कर लेंगे तो दूसरी चीज आप लिख पाएंगे, क्योंकि उसका एकदम से अपोजिट है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर। यानी धमनियों में क्या होता है, सभी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, सिर्फ एक धमनी यानी फुफ्फुस धमनी जो है उसको छोड़कर। जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। इस तरह से देखिए बिल्कुल अपोजिट लिखना है ना। एक चीज याद करेंगे दूसरी चीज अपने आप से याद हो जाएगी वो चीज। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। इसमें क्या है भाई, तेज बहता है, और इसमें क्या है, तो धीमी गति से बहता है ना। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, दबाव का मतलब तेज गति से बह रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है, धीमी गति से बह रहा है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है। तो रुधिर वर्ग के जो यानी जो खोजकर्ता हो जाते हैं वो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाते हैं। ये आंसर आपका सही है। अगर हम सन की बात करें कि कब, तो 1901 ईस्वी में। और इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। यानी रक्त समूहों की इन्होंने खोज की थी। और पहले क्या हुआ था, जैसे रुधिर वर्ग की खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए आज की सीरीज में पहला हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं आप लोगों के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले क्या होता था, ब्लड चढ़ाने के लिए ऐसा नहीं होता था कि अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप वाला बंदा ही ढूंढा जाएगा, उसका ब्लड जो जिस बंदे को नीड है उसको चढ़ाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे किसी को अगर नीड है ब्लड की तो क्या होता था, किसी भी मनुष्य का ब्लड चढ़ा दिया जाता था। तो अगर वो सेम बैठ गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, वरना उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी, है ना। तो ऐसा भाई हो रहा था, होता जा रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, इसकी खोज की। तो इन्होंने पता लगाया कि देखिए ब्लड जो है वो ग्रुप वाइज, मतलब ग्रुप में बटे हुए हैं। तो एक ग्रुप कैसा है, यहाँ पे हम इसको इरेज करके अच्छे से तब आपको बताते हैं। एक ग्रुप तो आपका हो जाता है ए हो जाता है, दूसरा ग्रुप आपका बी हो जाता है, तीसरा ग्रुप आपका ओ हो जाता है और चौथा ग्रुप आपका ए बी हो जाता है। इन्होंने ये चीज़ बताई कि ग्रुप जो है ऐसा नहीं है कि किसी के भी आप ब्लड चढ़ा दें, ऐसा नहीं है। जैसा ब्लड ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग ब्लड चढ़ाया जाएगा। एक बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो ओ ग्रुप का बंदा है, जिसका ओ ब्लड है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो ए बी को भी दे सकता है। ये देखिए एक ही है, ए बी एक है, ए अलग है और बी अलग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी का नाम, जैसे एक मान लीजिए एक राकेश नाम का बंदा है, एक कुमार नाम का बंदा है, और एक बंदा है जिसका राकेश कुमार नाम है, ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पे ए बंदा अलग है, यानी ए ग्रुप अलग है, बी ग्रुप अलग है और ए बी ग्रुप अलग है ना। तो इन्होंने ये बताया कि अगर जो ओ बंदा है, जिसका ओ ग्रुप है, यानी ओ बंदा नहीं है, ओ ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। तो भाई ये तो बड़ा क्या पुण्य का काम करेगा भाई बंदा, सभी को दे सकेगा, सभी की जान बचा सकेगा, और जितनी भाई जान बचाएगा उतना ही इसको क्या पुण्य मिलेगा, है ना। दूसरी बात इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो ए बी ग्रुप का बंदा है, यानी जो हमने कहा राकेश कुमार, है ना, ये राकेश है, ये कुमार है, और ये राकेश कुमार एक ही बंदे का नाम है। तो जो ए बी है, तो ये क्या करेगा, ये सभी से ब्लड ले सकता है, ये चीज़ बताई। यानी देखिए, इसकी अगर ए बी जिसका है ब्लड ग्रुप, अगर इसकी तबीयत ख़राब होती है और ब्लड की नीड होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया जाए, इसको सूट कर जाएगा, क्योंकि ए हो या बी हो या ओ हो, सबका ठीक है। बस बचते कौन है, जो भाई ए और बी और ओ अगर इनका सेम है तो ये चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पे डाउट्स रह गए हों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हो जाता है, तो विटामिन के हो जाता है। अब यहाँ पे हम जब विटामिन की बात आई है तो हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो जैसे आपका विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की हम बात करें तो बेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की हम बात करें तो स्क्रवी रोग हो जाता है, ठीक है ना। और विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। जो देखा नहीं, कुछ लोग ऐसा बिल्कुल सूख जाते हैं तो कहते हैं इनमें रोग हो गया, तो विटामिन डी की कमी। अगर हम बात करते हैं तो जैसे ए जिसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको क्या पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, इस तरह से। बेरी जो नामक रोग हो जाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा, यानी विटामिन बी भरपूर मात्रा में हो। विटामिन सी है तो खट्टे फलों में ज़्यादातर मतलब विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इनको खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, इसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो मछली में भी पाया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी सारी विटामिन हम लेकर आएंगे, और उसके बाद उन विटामिन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, कौन कौन चीज़ें खाने से उनमें क्या होता है, उनमें मतलब सुधार हो जाता है। ये सब चीज़ें हम एक साथ आपको पूरा कलेक्शन देंगे। यहाँ पे हम बहुत डीप में बात नहीं कर रहे हैं,
तो विटामिन डी देखिए मछली खाने से भी, मछली का तेल खाने से मतलब यूज़ करने से, खाने से आप कह सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य की रोशनी जो हमें मुफ्त में मिलती है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन हो जाता है, और इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो ये हो जाता है प्रोटीन। जैसे आप कहते हो ना प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से क्या होता है, अगर किसी मनुष्य में घाव हो गया है तो अगर उसको प्रोटीन वाली चीज़ें दी जाती हैं तो उसका घाव बहुत जल्द ही भर जाता है। तो ये कौन सी है? तो फाइब्रिनोजन हो जाता है, घाव भरने में ये हेल्प करता है और बहुत जल्द ही घाव भर जाता है। सबसे भारी धातु का नाम, तो यहाँ पे देखिए सबसे भारी धातु कौन सी हो जाती है? तो आपकी यहाँ पे सबसे भारी धातु, हाँ, तो सबसे भारी धातु अगर उसकी बात की जाए तो ओस्मियम हो जाती है। यह एक रासायनिक तत्व है। क्या है? अगर बात की जाए तो यह एक क्या है? रासायनिक तत्व हो जाता है। और सबसे कठोर धातु का नाम बताएं तो यहाँ पे प्लेटिनम लिखा हुआ है, जो कि नहीं है। क्या है? जो कि नहीं है। अब आप कहेंगे मैम ये नहीं है तो फिर क्या है? तो हम आपको बताते हैं, टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। और अगर आपको हम ये नहीं कहते आप हमारे पे विश्वास करें आंख बंद करके, लेकिन इतना विश्वास जरूर कर सकते हैं कि हम आपको कोई भी चीज़, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करें, किसी पर भी, मैं ये भी नहीं कहती मेरे पर भी आप आंख बंद करके विश्वास करें। आप लोग अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके सम्मुख तो आप तुरंत गूगल कर लिया कीजिए, क्योंकि इसके लिए हम ये नहीं कहते नहीं सिर्फ आप मेरे पे ही भरोसा करें, मेरे पे ही विश्वास करें और आप आंख बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी पे भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक विश्वास हो जाता है, जब वो विश्वास आता है फिर आप हिल के कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हमको छोड़ के, हमको पता है आप कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हो जाता है। तो ये टंगस्टन हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं? वोल्फ्राम नाम से भी इसको जाना जाता है। जहाँ पे वोल्फ्राम हो जाए तो वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। सुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? ये सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब जैसे एक ये होता है विद्युत आवेश, जैसे भाई बिजली का तार है, उसमें करंट जो है, जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। अगर आप देखिए सूखी लकड़ी है, अगर उसमें आपसे टच हो जाती तो क्या करंट मारेगा? नहीं मारेगा। अगर प्लास्टिक टच हो जाती तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। यानी ये कुचालक है। अगर कागज है तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन अगर लोहा है टच हो गया तो करंट मारेगा, झटका देगा आपको, है ना। यही तो होता है ना। तो ये जो सुचालक यानी जो झटका दे चीज, जो टच हो, तो वो क्या होता है? वो सुचालक होती है, और जो नहीं तो वो कुचालक होती है। बस ऐसे आप याद रख लें। उसके बाद आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा जो चालक हो जाता है वो हो जाता है चांदी, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाता है? तो तांबा, क्योंकि फर्स्ट स्थान भी पूछ सकते हैं, यानी पहला स्थान भी पूछ सकते हैं, और दूसरा स्थान भी वो पूछ सकते हैं। तो पहले में चांदी आपका है और दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है? तांबा हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। और उसके बाद है प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो चुंबक होता है, देखिए आपने खेला भी होगा टच, क्योंकि चुंबक मिल जाता था तो भाई हम तो नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम उससे बहुत खेलते थे कि अरे जो भी लोहे की चीज़ होगी वो हमारे पास आ जाएगी, सब सिमट कर आ जाएगी, ऐसे करके। तो आपने भी इसका यूज़ किया होगा, क्योंकि वो मतलब गोल टाइप का, चौकोर टाइप का, ऐसे इस तरह से बन के, मतलब बहुत से चुंबक हम लोगों के संपर्क में आए, जो हम लोगों ने देखा, उसको खेला भी, यूज़ भी किया, है ना। तो क्यों ना हम जो चीज़ हमने खेली है और उसको आज पढ़ाई में उसको यूज़ करें, तो और भी याददाश्त तेज बनती है ना। तो इसमें क्या था कि जो चीज़ें चुंबक यानी इसमें चिपकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चिपक जाती थी। आपने देखा होगा ना कि भाई
चुंबक लिया और उसमें देखा कि कौन कौन सी चीज़ें चिपकेंगी। इतना तो मालूमात थी नहीं भाई कि लोहे की ही चीज़ चिपकेगी, लेकिन क्या क्या चीज़ें चिपकेंगी। तो वो लोहे की जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पर चिपक जाती थी, और एक खासियत थी बीच में यहाँ पर नहीं चिपकती थी। ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है ना। गोल है तो यहाँ पे चिपकेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं चिपकती थी। और हाँ, एक चीज़ और है, जब ये ऐसे यहाँ पे होल होता था ना, यहाँ पे होल, यहाँ पे हम बना के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे होल होता था ना, तो यहाँ चिपक जाती थी, ये किनारे हिस्से में चिपक जाती थी। तो इसको इस तरह से ऐसे करके छुड़ाते थे कि हाँ यहाँ पे चिपक गई, यहाँ पे चिपक गई, लेकिन बीच में नहीं ये चिपकती थी। यानी इससे एक निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि चुंबक वो गुण है जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई चुंबक में यही तो गुण है कि वो लोहे की जो चीजें होती हैं वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है। तो यही तो चुंबकत्व कहलाता है ना। और चुंबक के सिरे निकट चुंबक तो सबसे अधिक होता है, और ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक मध्य हमने बताया ना, बीच में क्या होता है, चुंबकत्व नहीं होता है, यहाँ पे चुंबकत्व नहीं होता है। तो ऐसे याद रखें, जरूरी नहीं है हर चीज आप रटें, चीजों को समझें और अपनी भाषा में आप लिखें। सबसे बेस्ट वो होता है जो अपनी भाषा में आप लिखते हैं चीजों को समझकर, ना कि रटी रटाई चीजों को। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबक के गुण बताएं। अब चुंबक के बारे में आपने जो चीजें पढ़ी और चुंबक के बारे में आपने जो चीजें जानी, अब उसी को आप क्या करेंगे, उसकी खूबियां बना देंगे। तो खूबियां हम कैसे बनाएंगे, देखिए समझिए। चुंबक के सिरे के मध्य चुंबक तो सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र चुंबक ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यानी बीच में, जो भी हमने पढ़ा कि बीच में नहीं होता है और आसपास में होता है। तो ये इसकी क्या है, खूबी है। अच्छाई में आप इसको लिख दें। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब इसमें कौन सी भाई कठिन बात है, भाई उत्तर की तरफ ठहर रहा है तो वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और दक्षिण की तरफ ठहर रहा है तो वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब यहाँ पे आप समझ लें, अब दिशाओं का ज्ञान आपको है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। तो हम यहाँ पे उत्तर और दक्षिण, और आपका क्या होता है पूर्व, और आपका क्या होता है पश्चिम, है ना। तो आप जब चुंबक को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो जो उत्तरी ध्रुव तो उत्तर की तरफ और नीचे ये दक्षिण की तरफ, मतलब जिधर का होगा उधर ही को ये क्या करता है, उसको कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर तो दक्षिणी ध्रुव। बस यही चीज आपको समझनी है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ ना पाए। ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है, तो आपको संबंध दर्शाना है। तो वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम हो जाता है। और इस तरह के जो ये सूत्र हैं ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप लोग लिख कर याद करें। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने पढ़ लिया और काम खत्म, नहीं, लिख कर आप रिविजन करें। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो रुधिर जो ब्लड होता है हमारा ना, उसका रंग लाल क्यों होता है ना भाई। सभी का ब्लड कैसा होता है, रक्त कैसा होता है, तो लाल ही होता है ना। तो होता आखिर ये क्यों है, तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन के वजह से ये जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम नामक रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हीम नामक रंजक पाया जाता है जो रुधिर को लाल रक्त प्रदान, यानी लाल रंग प्रदान करता है। जो हीम रंजक है ना, वो रक्त को क्या करता है, यानी ब्लड को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। तो इस तरह से आप इसको कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है। तो भाई लाइक करें आप लोग, और लाइक तो कर ही देना चाहिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताएं। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी ये देखिए जो बीमारियों से बचाने के लिए होती हैं। क्या होते हैं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ना, तो ये किसके लिए है, तो बीमारियों से बचाने के लिए। और अगर इनके जीवन काल की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे जीवन काल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 से 4 दिन दिया गया है। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिल जाएगा, और 13 से 20 दिन भी आपको मिल सकता है। 13 से 20 दिन आप गूगल करके देख लें, ठीक है ना।
तो 13 से 20 दिन भी। तो अगर ऑप्शन में अगर आपका आ रहा है 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन ऐसे करके आ रहा है, तो आप 2 से 4 दिन पे टिक करेंगे। अगर जैसे 13 से 20 दिन, 12 से 18 दिन ऐसे करके पूछ ले, तो आप 13 से 20 दिन पे आप टिक करेंगे। अगर आपका वेरी शॉर्ट में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 से 4 दिन, और कहीं कहीं पे आपको 13 से 20 दिन भी देखने को मिल सकता है। फिर रुधिर प्लेटलेट्स, तो इसमें देखिए 3 से 5 दिन होते हैं, और कहीं कहीं पे आपको कितना मिल सकता है, तो 7 से 10 दिन भी मिल सकता है। तो आप बस इसके लिए तैयार रहे, जैसा क्वेश्चन हो वैसे हम आंसर करेंगे, तो आपको सभी चीज़ें और जो डाउट वाली चीज़ें होती हैं उनको आप अच्छे से पढ़कर, अच्छे से समझकर तब अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाता है अगला, उस जीव का नाम बताएं जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी लाल रुधिराणु के कार्य बताएं। तो शरीर का प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना और शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना और रुधिर को लाल रक्त प्रदान करना, ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो उपभोक्ता से पहले हम उत्पादक के बारे में जरूर जानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उत्पादक नहीं तो उपभोक्ता नहीं, ऐसे आप समझ लें। तो उत्पादक जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में सीधे जो भोजन बनाते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे, यानी यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो हरे पौधे, तो वो क्या हैं? वो उत्पादक हैं। अब इनको जो खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या खाया? घास पत्ती ये सब खाया, तो साग सब्जी, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी कहलाए। इनको भाई, अब ये शाकाहारी जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, टिड्डा हो गया, इन लोगों ने खाया। अब इन सबको जिसने खाया द्वितीय उपभोक्ता, तो भाई ये तो पशु हैं, इनको कोई खाएगा, कीट पतंगों को खाएगा तो वो मांस हुआ, तो मांस खाया यानी मांसाहारी कहलाया। और तृतीय उपभोक्ता में जो मांस भी खा रहा है, साग सब्जी भी खा रहा है, यानी वो सर्वाहारी कहलाता है, जैसे मनुष्य हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपको श्रेणी मिल सकती है। यह तो आपको लिखना है, तो आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके आप चीज़ों को बता सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। देखिए पढ़ाना हमारा काम है, हम तो पढ़ा के हट गए, ठीक है। अब चीज़ों को आपको समझना है और उसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है, और कितने अच्छे से आपको लिखना है और कितने अच्छे से चीज़ों को समझना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कितना भी चिल्लाऊं, चीखूं, कुछ करूं, लेकिन जब तक आप जैसे कहते नहीं इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक आप चीज़ों को समझने के लिए क्या नहीं होंगे कि आप में रुचि नहीं होगी, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, है ना। और जिस दिन आपकी रुचि हो जाएगी उस दिन आप क्या करेंगे? चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ऐसा लगेगा कभी कभी क्या चीज़ें लगती है ना कि यहाँ पे तो हमें डाउट लग रहा है, लेकिन जब आप चीज़ों को समझते हैं तब कहते हैं नहीं, वो हमारी गलत फहमी थी, डाउट नहीं, ये डाउट हमारा क्लियर हो चुका है, इसलिए कोई डाउट नहीं रह गया। तो हर एक चीज़ को आप इस तरह से समझें, थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप तैयार करें उसको इतनी मजबूती से तैयार करें, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। बस यही होता है पढ़ाई का, यही मूल मंत्र है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई का मूल मंत्र क्या है, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की जो हम उनका अच्छा रिजल्ट गया, ऐसा कुछ, लेकिन कुछ नहीं। मेन चीज़ क्या होती है कि पढ़ाई करने के बाद आपने समझा कितना और आप उसको कॉपी में लिख कैसे पाते हैं, रिवीजन आपने कितना किया है, ठीक है। तो रिवीजन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि कुछ लोग एक बार पढ़ते हैं और दोबारा उसको खोलकर ही नहीं देखते हैं, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका हो गया ना, आई होप आपने समझ लिया होगा। और अब है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपघटनकर्ता। अपघटक से आप क्या समझते हैं? तो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे अपघटनकर्ता कौन होते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया, उसी से जोड़कर हम चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे आपका एक उत्पादक हो गया,
ठीक है। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता हो गए, ठीक है। अब क्या है कि पेड़ पौधों को छोटे जानवरों ने खाया, छोटे जानवरों को उनसे बड़े जानवरों ने खाया, और उनसे बड़े जानवरों ने उनसे बड़े जानवरों को खाया। अब क्या हुआ, जब वो जानवर यानी वो पशु, उनकी मृत्यु हुई, तो अब वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये सवाल उठता है। तो अगर वो ऐसे ही पृथ्वी पर पड़े रहेंगे ऐसे ही, तो उनमें बदबू आने लगेगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना। हमारा जो हम रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, तो उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो उसको भी क्या किया जाता है, कौन खाता है और उसकी सफाई कौन करता है, तो सफाई करता कहलाते हैं। तो जैसे पक्षियों में हो जाते हैं गिद्ध, चील, वो सबकी चोंच इस तरह से एक बनी होती है, इस तरह से, और उनको ये फाड़ के खा जाते हैं। मान लीजिए ये चील हो गई और इसकी इस तरह से एकदम जैसे एक हंसिया होता है उस टाइप का, ऐसे हुकनुमा आप कह सकते हो, बना होता है, और इसको नोच नोच के मांस को क्या करता है, सब खत्म कर देता है, ये कर लेता है। दूसरा कौन कर लेता है, जैसे जीवाणु, कवक, ये छोटे छोटे ज़मीन में सब होते हैं, चींटियां हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है या कोई पशु की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद आप जाते हैं, वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता है। तो ऐसा नहीं इसको कोई उठा के ले गया, ऐसा नहीं। ऐसा हो जाता है कि ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताया वो उनने सब ने सफाई कर दी, तो ये हो जाता है। तो यही अपघटक होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जटिल पदार्थ और अपघटनकर्ता और सरल पदार्थ, जीवाणु, कवक आदि। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। भाई जब ये सफाई कर जाएंगे और अगर ये पड़े रहेंगे तो हम लोगों के जो सेहत पे गलत असर पड़ेगा, है ना, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा और बदबू भी आएगी, बहुत सी चीज़ें, और ये क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। तो ये सफाई करता भी कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्रकृति के सफाई करता कौन है, तो आप लिख सकते हो इसी तरह से, है ना। अगर पक्षी के बारे में पूछ लें तो गिद्ध हो जाता है, चील हो जाती है, तो ये सभी चीजें, और कवक, ये सभी आपका क्या हो जाता है, तो सफाई करता। प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए उत्पादक और उपभोक्ता को आप लोग अच्छे से समझें, क्योंकि यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, और इसीलिए जितनी बार क्वेश्चन आता है हम बताते ज़रूर है, क्योंकि ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा आई कि उत्पादक और उपभोक्ता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो ये उत्पादक वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या है, उत्पादक। और जो इनको खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। जैसे आपको और सरल भाषा में क्या समझा दिया जाए, थोड़ा सा मेरी समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा सा और इसको सरल कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ ये है, ठीक है, और इसको खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही श्रेणी में इसको खाएं, नहीं, क्योंकि ये हैं पेड़ पौधे, और कुछ जानवर क्या होते हैं जो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, है ना, कुछ होते हैं जो मांस खाते हैं, लेकिन इनके बिना चीज़ें हैं अधूरी, किसके बिना, उत्पादक के बिना। तो इनकी एक ऐसी चेन बनती है कि पेड़ पौधों को कोई ऐसे जंतु खाएंगे जो होंगे शाकाहारी। कौन होंगे, जो होंगे शाकाहारी, शाकाहारी। अब इन शाकाहारी जंतु, अब तो इनको तो जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है उनको तो चाहिए मांस, और मांस पेड़ पौधों में तो है नहीं, है ना, तो इसलिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बने हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएंगे, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाएंगे तो उनको मांस मिल जाएगा। तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं हुआ कि ये पेड़ पौधों को खाए, लेकिन पेड़ पौधों पे ये भी डिपेंड है। अगर प्रथम प्रकार का जो उपभोक्ता होता और वो पेड़ पौधों को ना खाता, तो द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता को प्रथम प्रकार का उपभोक्ता कैसे मिल जाता, है ना। तो इस तरह से आप समझे। आई होप अब इतनी सरल भाषा में बता दिया गया है चीज़ों को, अब तो आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक हरे पौधों से बनाते हैं, कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डा, हिरन, हाथी, घोड़ा।
तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो सांप है। लेकिन यहाँ पे जब भी आया है ऐसा क्वेश्चन तो तब भी हमने क्लियर कर दिया है कि सांप आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई सांप सिर्फ मांसाहारी जानवरों को खाता है तो उसे तृतीय उपभोक्ता माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ रहा है और वहाँ पे सांप है तो आपको उस पर टिक करना रहेगा। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण तो मनुष्य। बात सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, है ना। फिर हाँ, उसके बाद रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 और क्षारीय विलयन होता है। एक व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। सही बात है, लेकिन आप कहेंगे कि मैम सब में इतना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, सब में नहीं होता है। जैसे वयस्क व्यक्ति के शरीर में इतना होता है, कुछ भाई ऐसा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, किसी की कोई बीमारी हो जाती है या कुछ, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसे तो ये भी होता है, कहते हैं हड्डियाँ कितनी मनुष्य में जो हड्डियाँ होती है पूरे शरीर का जो ढांचा होता है वो कितने किलो का होता है? तो कहते हैं अगर 100 किलो का बंदा है तो उसका एक 5 भाग यानी 5वां भाग तो 20 किलो हुई। लेकिन कैसे? जब भाई कोई व्यक्ति है, अब उसमें 80 किलो मांस है, भाई 5वां हिस्सा हुआ तो 80 किलो मांस हुआ। अब कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें मतलब मैन ही होते हैं, वुमेन तो वैसे भी मतलब कुछ भाई मोटे होते कुछ पतले होते, वहाँ पे बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पे औसतन की कही जा रही है। तो औसतन में तो ऐसा होता है कि 80 किलो मांस जरूरी नहीं होता है कि सभी में हो, कुछ बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। जैसे एक औसतन आंका गया है कि अगर 100 किलो का वजन है तो 20 किलो हड्डियाँ उसमें होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनमें ब्लड इतना नहीं होगा। लेकिन अगर औसतन पूछा जाए तो आप इतना ही लिखेंगे। उत्कृष्ट धातुओं के नाम लिखिए तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर और मरकरी। धातुओं में सबसे आघातवर्धनीय होता है कौन होता है? सोना, चांदी। आघातवर्धनीय मतलब इसका मतलब ये होता है कि कितने लंबे इसके तार बन जाते हैं, कितना ये देखिए, जब सोने की आप कोई चीज़ देखें कि इतने कम वजन में इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें, इतनी बारीक डिज़ाइनें बन जाती हैं, वो कैसे बनती हैं? वो यही जो आघातवर्धी होता है ना इसका, ये इसकी एक खूबी होती है। तो ये खूबी के वजह से ही कहते हैं कि 10 ही ग्राम में, 5 ग्राम में, 2.5 ग्राम में, 2 ग्राम में, 1 ग्राम में, और डिज़ाइन ऐसी ऐसी बन जाएंगे जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी ये डिज़ाइन मनुष्य ही बनाता है और मनुष्य ही बनाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ इसकी खूबी की वजह से। चांदी में भी आपने देखा होगा कि इससे थोड़ी मोटी डिज़ाइन रहती है। भाई चांदी में मोटी डिज़ाइन रहती है क्योंकि सोना महंगा होता है, चांदी सस्ती होती है तो वो तोले के हिसाब से ली जाती है, वो ग्राम के हिसाब से ली जाती है, तो उसमें हल्की मोटी डिज़ाइन रहती है। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कितनी बारीक बारीक डिज़ाइनें कटी होती हैं, है ना। तो इसी की वजह से। और अगला है आपका क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है? तो चांदी एवं तांबा। और मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ से उंगली पर लगाई जाती है उसका नाम, जब आप वोट डालने जाते हैं ना तो एक जो स्याही होती है, इंक होती है, तो आपकी उंगली यानी जहाँ नाखून के ऊपर लगा दी जाती है ना, तो उसका नाम पूछ रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का ये सेशन है और यहाँ तक के ये क्वेश्चन थे जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता है। और तो हम आपसे कुछ नहीं कहते, कोई हमारी ना डिमांड है ना कोई मांग है, सिर्फ ये है कि आप एक लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बस इतनी ही डिमांड हमारी है ना। तो वो भी डिमांड नहीं है, वो आपका प्यार है, और आपके प्यार के वजह से ही हम यहाँ पे हैं। अगर आपने अपना प्यार, अपना सपोर्ट ना दिया होता तो हम जहाँ पे वहाँ पे नहीं होते, है ना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हर वो चीज़ मिल सके जिस की आपको इस वक्त ज़रूरत है ना। तो आपको इस चैनल से हर एक चीज़ वो मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। इस टाइम आपके एग्ज़ाम के टाइम फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगे, और आपके ऐसे ऐसे क्लासेस आएंगे जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते नहीं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के सारे क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।